हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। चौथा, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, 1 और 4। डी, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता इत्यादि। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। ए, योजना आयोग द्वारा यानी प्लानिंग कमीशन द्वारा। बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। व्याख्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। CSO द्वारा समाकलित राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथ्य राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। देशीय उत्पाद कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। तीसरा, गोचर धन का संचय हो पाता है। चौथा, अगोचर धन का संचय हो पाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, 1 और 2। बी, केवल 2। सी, 2 और 4। डी, 1, 3 और 4। राइट आंसर सी, 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य
देश के लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी क्षमता एवं क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्ति जैसे ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा इत्यादि का संचयन होता है। यद्यपि मानव पूंजी निर्माण से अगोचर संपत्ति भी बढ़ती है और व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाने में सामर्थ्यवान भी हो जाते हैं, परंतु यह मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया न होकर उसका परिणाम है। नेक्स्ट, गेहूं की सिंचाई हेतु अति संक्रमित अवस्था है गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है। ए, ताज निकलने की अवस्था, बी, किले निकलने की अवस्था, सी, बूट अवस्था, डी, संधि की अवस्था। राइट आंसर ए, ताज निकलने की अवस्था। व्याख्या, ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य अवस्थाएं भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से संबंधित है, परंतु इन सब का संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है। नेक्स्ट, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। ए, कर्नाटक में, बी, हरियाणा में, सी, पंजाब में, डी, तमिलनाडु में। राइट आंसर ए, कर्नाटक में। व्याख्या, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में खरीफ फसल 2007 में लागू की गई थी। इसके बाद खरीफ 2008 सत्र में इसे हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में भी लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। ए, वस्त्र उद्योग, बी, कागज उद्योग, सी, हथकरघा उद्योग, डी, जूट उद्योग। राइट आंसर सी, हथकरघा उद्योग। व्याख्या, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है, जिसके अंतर्गत मलमल, छींटे, दरी, खादी इत्यादि उद्यम सम्मिलित हैं। हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें लगभग 65 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। नेक्स्ट, भारत में राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ए, पूर्ण रोजगार, बी, मूल्य स्थिरता, सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, डी, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। राइट आंसर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। व्याख्या, राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है।
भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए, ब्याज प्राप्तियां, बी, कर प्राप्तियां, सी, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, डी, अल्प बचत। राइट आंसर डी, अल्प बचत। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश शामिल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह एक प्रगतिशील कर है। दूसरा, यह एक प्रत्यक्ष कर है। तीसरा, यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। चौथा, यह एक आनुपातिक कर है। कूट, ए, केवल एक सही है। बी, केवल 1 और 2 सही है। सी, 1, 2 और 3 सही है। डी, 2, 3 तथा 4 सही है। राइट आंसर बी, केवल 1 और 2 सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कर की दरों का निर्धारण एवं आरोपण संघ सरकार द्वारा किया जाता है। आय कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों एवं संस्थाओं की आय पर आरोपित किया जाता है। आय कर एक प्रगतिशील कर है क्योंकि इसकी दरें आय कर की सीमा पर रहने वाले लोगों पर सामान्य रूप से लागू नहीं होती है। कम आय पर कर की दर कम तो अधिक आय पर कर की दरें अधिक होती है। यह केंद्रीय सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, श्री महावीर त्यागी। बी, NKP साल्वे। सी, YV रेड्डी। डी, AM खुसरो। राइट आंसर सी, YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। नेक्स्ट, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। ए, सोम समिति। बी, केलकर समिति। सी, रंगराजन समिति। डी, चलैया समिति। राइट आंसर बी, केलकर समिति। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2003 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद ए, पंचवर्षीय योजनाओं का सामर्थ्य प्राप्त तैयारी करता है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करता है। बी, पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित की देखरेख करती है। सी, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। डी, योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारण करती है। राइट आंसर सी, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। व्याख्या देखते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई।
एनडीसी एक संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर का मतलब है संविधान से इतर, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके माध्यम से, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है, जिससे निर्धारित लक्ष्य का प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? पहला, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। दूसरा, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। तीसरा, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर ए, केवल 1 और 2। आइए व्याख्या देखते हैं। वित्तीय समावेशन को देश भर में फैलाने के लिए निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक व भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री ने जुलाई 2014 के केंद्रीय बजट में की थी। इन बैंकों की स्थापना के लिए अंतिम दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी किया। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतः जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना तथा लघु कारोबार इकाइयों, छोटे मोटे सीमांत किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? ए, वस्तुएं एवं सेवाएं। बी, सोना एवं चांदी। सी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। डी, निर्यात योग्य बेसी। राइट आंसर सी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। आइए व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए उसके केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे गए अंतर्राष्ट्रीय तौर से स्वीकार परिसंपत्तियों जैसे डॉलर, स्वर्ण, एसडीआर, वास्केट या अन्य मुद्राएं के समस्त भंडार हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में एक देश के अधिकृत स्वर्ण भंडार, विदेशी करेंसियों और एसडीआर धारण, जिसको आईएमएफ करता है, में इनकी निवल स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के निजी धारण संपत्ति होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? ए, एडीआर। बी, जीडीआर। सी, एसडीआर। डी, एडीआर और एसडीआर। राइट आंसर सी, एसडीआर। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है तथा लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट ऐसी ही मुद्रा है जो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के लेन देन के लेखांकन के लिए इस्तेमाल होती है। एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट तथा जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट
को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की थी? ए. ICICI बैंक, बी. IDBI बैंक, सी. HDFC बैंक, डी. SBI बैंक। राइट आंसर ए. ICICI बैंक। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2002 को मुंबई में सबसे पहले चलती फिरती यानी मोबाइल एटीएम सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए. करेंसी का नियमन, बी. विदेशी व्यापार का नियमन, सी. साख का नियमन, डी. देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन। राइट आंसर बी. विदेशी व्यापार का नियमन। व्याख्या देखते हैं। करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश का विदेशी नियमन कोषों की रखवाली एवं प्रबंध आदि कार्य RBI करता है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय करता है। नेक्स्ट, संकल्प परियोजना जुड़ी हुई है समापन से? ए. निरक्षरता के, बी. पोलियो के, सी. बेरोजगारी के, डी. HIV एड्स के। राइट आंसर डी. HIV एड्स के। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। यह हिंदुस्तान लाटेक्स लिमिटेड एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? ए. 1971, बी. 1975, सी. 1979, डी. 1981। राइट आंसर बी. 1975, 1975। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 1 के उपखंड 3 में यह प्रावधान है कि यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? पहला, कीमतें गिर गई हैं। दूसरा, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। तीसरा, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है। चौथा, औद्योगिक विकास गतिहीन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. 1 तथा 2, बी. केवल 1, सी. केवल 2, डी. 1, 3 तथा 4। राइट आंसर सी. केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं। मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है कि पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर प्रतिवर्ष वृद्धि में कमी आ गई है, जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने का अर्थ है पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में कीमतें कम हो गई हैं। खाद्य आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मुद्रास्फीति कम होगी ही, इसलिए विकल्प में सिर्फ 2 को ही सही माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगामी आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 98
73727085। थैंक यू।